जय हिंद फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी 144। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, गेस्ट पेपर्स होते हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट में कराए जाते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश के भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो आज पॉलिटिकल साइंस का एक और सब्जेक्ट मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसको कराएंगे। देन लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या गेस्ट पेपर भी कवर करेंगे। इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बीपीएससी 144 दक्षिण एशिया का एक परिचय। दक्षिण एशिया का परिचय जानने से पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना होगा कि क्या है दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जैसे कि आप ग्लोब पर देख सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण एशिया ये इस क्षेत्र पर पड़ता है। बेसिकली ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा रीजन है, भारत के आसपास के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर बना है। भारतीय प्रायद्वीप जो है उसके आसपास के क्षेत्र हैं। इसमें आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये 8 देश इसमें शामिल हैं। तो इतना सफिशिएंट है। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है इस सब्जेक्ट में। यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए आप जैसे कि देख सकते हो 431 के करीब लगभग इसमें पेजेस हैं। तो इतना ज़्यादा कवर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और एक ये टाइम टेकिंग भी होगा। तो मैंने एक स्ट्रेटजी सोची है आपके लिए कि जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी आपके बुक से भी कवर हो जाएं। देन हम गेस्ट पेपर और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो तो करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके यूनिट्स हैं, इसमें मैंने सोचा है कि जो आपके यूनिट्स हैं, यूनिट्स के लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे पूरा आपका यूनिट का निचोड़ एक तरीके से या उसका सार कह लीजिए वो कवर हो जाता है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन कवर कराऊंगा इन वीडियोज़ में, और ये वीडियो पहली वीडियो है। तो आगे भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ से हमारा पहला जो यूनिट है वो स्टार्ट होने जा रहा है, एक भूभाग के रूप में दक्षिण एशिया। यानी इसमें जो पूरा दिया गया है कि पूरा भूभाग जो दक्षिण एशिया का पूरा भाग है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, उनका थोड़ा और डिटेल में जानकारी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, देन सीधे लास्ट में पहुंचेंगे। परिचय मैंने सोचा है कि हर एक यूनिट का होना चाहिए जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए, ठीक है। चलिए परिचय। दक्षिण एशिया एक भूभाग के रूप में क्षेत्रीय गठन की शास्त्रीय परिभाषा का उदाहरण है। पारंपरिक व्याख्या के अनुसार एक क्षेत्र कई राष्ट्र राज्यों से मिलकर एक भूभाग को संदर्भित करता है, जो एक आम या ये देखिए मुझे नहीं लगता ये पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वही आम चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कि कौन कौन से इसमें देश हैं। जैसा आप देख सकते हो ये रहा, वही सभी देशों के नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। भारतीय प्रायद्वीप उपमहाद्वीप का मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसको देखिए स्किप ही करना बेहतर होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से ये परिचय हो जाता है। थोड़ा सा आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस देश की उपयोगिता नियमित रूप से चलो इसको लास्ट में इसके क्वेश्चन ही देखना बेहतर है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में हर एक यूनिट के दिए गए हैं। उन यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे हम इन वीडियोज़ में। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है, देखिए ये रहे 2 क्वेश्चन जिनको हम आज कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रचलित सरकारों के विभिन्न रूप कौन से हैं। यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं उनमें कौन कौन सी सरकारें चल रही हैं, संसद, ठीक है, या किस तरीके की सरकारें हैं वहाँ पर, ठीक है।
सरकार का कौन सा मॉडल है वहाँ पर। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना। तो जो राजनीतिक दल यहाँ पर है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार का स्वरूप, जितनी भी सरकारें हैं दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें कौन कौन सी सरकारें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। आपको पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पर मैं समझाता भी चलूँगा, बाकी हम रीड आउट करते चलेंगे इसको। सरकार का स्वरूप औपनिवेशिक काल से काफ़ी हद तक प्रभावित होने के कारण दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों ने स्वतंत्रता के बाद अपने अपने देशों में नए संविधान को अपनाने के बाद द्विसदनीय विधायिका के संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल का पालन करने का विकल्प चुना है। देखिए, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ज़्यादातर जो देश हैं दक्षिण एशिया में उन्होंने सबने अपना संविधान बनाया, उसके बाद द्विसदनीय विधायिका, जैसे भारत में भी आप देख सकते हैं कि द्विसदनीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से ज़्यादातर जो दक्षिण एशिया के देश हैं सभी में ये मॉडल अपनाया गया है। हाँ, किसी में अच्छे से अप्लाई हुआ है तो किसी में नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बाकी इतना समझ लीजिएगा। दूसरी ओर कुछ देशों ने अर्धराष्ट्रपति प्रणाली का पालन किया है, यानी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में और कुछ शक्तियां इन दो मॉडल के आधार पर थोड़ी थोड़ी शक्तियां उनमें बटी हुई हैं, ठीक है। इस तरह की बातचीत इतना समझ में आता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बदले में राज्य के साथ साथ सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे चरण भी थे जब दक्षिण एशियाई देशों ने संवैधानिक राजतंत्र का प्रयोग किया, जिसे बाद में संसदीय प्रणाली से बदल दिया गया। यानी कुछ ऐसे देश भी थे जहां पर संवैधानिक राजतंत्र, जहां पर एक तरीके से राजा होता था लेकिन संविधान के आधार पर उसको राजा बनाना, इस तरीके से, ठीक है। यानी कोई राजा है लेकिन वो जो कार्य करेगा संविधान के हिसाब से करेगा, ठीक है। देखो, राजा तो राजा है, वो अपनी मनमानी भी करता है। तो कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर ये वाला मॉडल था लेकिन बाद में वहाँ पर संसदीय प्रणाली जो है अपनाई गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देशों में संसदीय प्रणाली को धीरे धीरे लोग जिन्होंने पहले नहीं अपनाई थी, बाद में उन्हें समझ में आने लगा कि इस क्षेत्र में जो संसदीय प्रणाली है वही काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। भारत में तो शुरुआत से ही संसदीय प्रणाली और काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हुई और काफ़ी सक्सेसफुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ इसमें। भारत ने, एक मिनट, भारत ने संघीय विशेषताओं के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग से ही भारत में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। यहाँ पर संसद में दो संस्थाएं हैं जो मेन काम करते हैं, एक तो राज्यसभा, ठीक है, और एक लोकसभा। इसमें भी दिया गया है आपको, ठीक है, इसमें भी दिया गया है, बताने की जरूरत नहीं है, इसमें भी दिया गया है। सेम चीज़ पाकिस्तान में भी है। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं पाकिस्तान में भी द्विसदनीय विधायिका है, उच्च सदन के रूप में सीनेट है, ठीक है। जैसे कि भारत में ऊपरी सदन के रूप में राज्यसभा है, वैसे ही जो पाकिस्तान है वहाँ पर उच्च सदन के रूप में सीनेट है और निचले सदन के रूप में नेशनल असेंबली है, जैसे भारत में लोकसभा है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। जबकि प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तान में सरकार का एक अर्धराष्ट्रपति रूप था। सरकार में सेना की बढ़ती भूमिका के साथ 2010 में 18वें संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया। पहले क्या था कि पाकिस्तान में अर्धराष्ट्रपति रूप से वहाँ पर जो है अर्धराष्ट्रपति रूप वाला जो मॉडल है वो था, ठीक है। धीरे धीरे जैसे देखा गया, आपने भी सुना होगा, काफ़ी बार तख्ता पलट हुआ, जहाँ वहाँ के जो मेजर जनरल्स होते थे उनके माध्यम से तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक है। तो जब धीरे धीरे ये चीज़ें बार बार सामने आने लगी तो 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2010 में पूर्ण रूप से वहाँ पर जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी उनको कम की गई और कोशिश की गई कि जो संसदीय प्रणाली है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें। नेपाल के बारे में बात की गई है। देखिए, हमने भारत के बारे में जाना, अभी तक भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जाना,
ठीक है, पाकिस्तान के। थोड़ा सा नेपाल देखते हैं। नेपाल की संघीय संसद में भी एक द्विसदनीय विधायिका है। देखिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं या एक एडवांस चीज़ कर सकते हैं कि आप कॉपी लीजिए, वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं मेन वो उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। मान लो इंडिया के बारे में अगर पढ़ा हमने, सबसे ऊपर आप हेडिंग डालोगे कि सरकार के स्वरूप, दक्षिण एशिया में सरकार के स्वरूप, उसमें आप इंडिया की हेडिंग डालोगे, इंडिया में किस तरीके से रहा। तो शुरुआत से ही जहाँ यहाँ पर संविधान है और संविधान के अनुसार द्विसदनीय विधायिका है, जो सरकार का मॉडल है वो द्विसदनीय विधायिका वाला है, लोकसभा राज्यसभा के रूप में। ठीक है, राष्ट्रपति भी है लेकिन वो औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, जो भी कार्य होते हैं भारत के वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर चलते हैं, जो भी ऑफिशियली काम होते हैं। लेकिन जो प्रमुख होता है सरकार का, वास्तविक प्रमुख, वो प्रधानमंत्री और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक अनौपचारिक प्रमुख है। ठीक है, वो काम तो करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह के साथ। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। फिर पाकिस्तान की हेडिंग डाली, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आपकी, पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुआ, थोड़ा सा इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद 2010 वाला मामला लिख सकते हो कि 2010 में 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से वहाँ पर राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसको कम किया गया और इस तरीके की बातचीत आई। तो नेपाल के बारे में आगे, तो इसी तरीके से आप सभी देश के बारे में लिख सकते हो। तो ये पूरा टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और मैं श्योर हूँ कि इससे क्वेश्चन बनने की जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी देशों की बारे में जो सरकार का मॉडल है क्योंकि वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए, तो इसको कवर कर लीजिएगा इस तरीके से। नेपाल की संघीय संसद में भी एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें प्रतिनिधि सभा के 7 प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के 7 प्रांतों के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव होते हैं और नेशनल असेंबली में प्रांतों से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय 2008 में नेपाल के राजशाही समाप्त होने के बाद, यानी 2008 में यहाँ पर बताया गया है, देखिए कि नेपाल में भी राजशाही समाप्त कर दी गई। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की इतनी शक्तियां नहीं रही और यह राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। जैसे कि भारत में है, राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में सिर्फ कार्य करता है, लेकिन जो मेन डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स और उसका अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री लेता है। तो इसी तरीके से 2008 से नेपाल में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका में 1978 के संविधान के बाद, यानी श्रीलंका में कई संविधान बने हैं, तो 1978 के संविधान के बाद अपनाई गई अर्ध कार्यकारी अध्यक्षता की है। ठीक है, अर्ध कार्यकारी अध्यक्षता की प्रणाली लाई गई है और यहाँ जहाँ वह राज्य के साथ साथ सरकार का शक्तिशाली प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री उसके उप के रूप में कार्य करता है। जबकि पहले श्रीलंका में क्या था कि द्विसदनीय विधायिका थी। तो श्रीलंका में थोड़ा चेंज हुआ है, पहले वहाँ पर द्विसदनीय विधायिका थी और अब एक अलग मॉडल है। 1972 में इसे नेशनल स्टेट असेंबली या वर्तमान संसद के साथ सीनेट के उन्मूलन में एक सदनीय बना दिया गया। अब यहाँ पर एक सदनीय सरकार है। ठीक है, सरकार का एक रूपीय मॉडल है। ठीक है, मालदीव में सदनीय विधायिका में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, यानी जो प्रमुख है राष्ट्र का वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार का पूर्ण नियंत्रण रखता है, यानी जैसे भारत में इस तरीके से नहीं, जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो सरकार पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। भूटान में 2007 में एक द्विसदनीय प्रणाली का निर्माण किया गया, जिसमें उच्च सदन के रूप में राष्ट्रीय परिषद और निचले सदन के रूप में राष्ट्रीय सभा थी। तो जैसे भारत में है, जैसे पाकिस्तान में है सीनेट और नेशनल असेंबली, इसी तरीके से भूटान में भी 2007 में द्विसदनीय प्रणाली का लागू किया गया। एक संवैधानिक सम्राट के रूप में राजा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। नेपाल में ये एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर राजा भी है। ठीक है, राजा क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है, उसके मंत्रिमंडल है और साथ में मिलकर वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई देशों में सरकारों के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जो अक्सर उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अनुकूल और संशोधन करते हैं। देखिए, ये हमने सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके बारे में सरकारों के स्वरूप को जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसका भी ध्यान रखना होता है। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन को करेंगे।
और रेगुलरली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। 2-3 दिन में पूरा सब्जेक्ट मैं कोशिश करूँगा कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा सब्जेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब चीज़ आपको करा दी जाए। तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से रीड करना है, और चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, या इतना बहुत है जितना मैं बताता हूँ उतना आप थोड़ा बहुत लिखते हुए चलें, तो ये होगा कि एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम के टाइम आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।